के बाद सेल साइकिल सेल डिवीजन भी करना है आज ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस बार 4 क्वेश्चन आए। इस बार तुम्हारे नीट के एग्जाम में 4 क्वेश्चन आए हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से, तो थोड़ा सीरियस होकर के पढ़ना इस चैप्टर को। चलो फिलहाल हम लोग बात कर ले ट्रांसपोर्ट के जो छूटे हुए पार्ट है। देखो ये चैप्टर क्यों बनाया गया, थोड़ा फटाफट रिवीजन कर लो। इस चैप्टर बनाने का पीछे रीजन क्या था? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ध्यान से देखो, प्लांट के अंदर जो भी बच्चा वाटर होगा, ठीक है, मिनरल्स होंगे, शुगर होगा, एमाइनो एसिड होंगे, यही सब है ना। प्लांट के अंदर क्या है? एमाइनो एसिड है, हार्मोन है। ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा? थोड़ा लॉजिकल चैप्टर को सोचो। प्लांट के अंदर में बहुत सारे सब्सटेंस है, जैसे मिट्टी में पानी है, मिट्टी के अंदर मिनरल्स है, तो ये पानी कैसे जाएगा? ये मिनरल्स कैसे जाएंगे भाई? स्टेम तक, लीफ तक, फ्लावर तक। फूड कहां बन रहा है? लीफ में, तो कैसे जाएगा भाई रूट तक? तो ट्रांसपोर्ट को हमने समझने के लिए बच्चा लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। प्लांट के अंदर में 2 तरह के ट्रांसपोर्ट दिखेंगे। एक ट्रांसपोर्ट जो है वो लॉन्ग दूरी, लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा। जैसे मिट्टी में पानी है, पानी को लीफ तक पहुंचाना है, तो ये हो गया लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जो पानी है वो मिट्टी में था, उसे ऊपर तक पहुंचाना है, बड़ी दूरी होगी, 100 मीटर तक पानी को ऊपर जाना है। हाँ, अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? वाटर कैसे जाएगा, मिनरल्स कैसे जाएंगे मिट्टी से, या आपके लीफ में ने शुगर बनाया होगा, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा बाकी दूसरे पार्ट में? लंबी दूरी। तो इसके लिए प्लांट के अंदर में वैस्कुलर टिश्यू है, इसीलिए प्लांट ने बनाया है अपने अंदर में जाइलम एंड फ्लोएम। प्लांट ने जाइलम एंड फ्लोएम क्यों बनाया है? इसीलिए तो बनाया है। तो जो लंबी दूरी है, हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट है, उसी का नाम हम लोग देंगे ट्रांसलोकेशन। उसी का नाम देंगे हम लोग ट्रांसलोकेशन ना। तो एक वर्ड आएगा, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? सिंपल है ना। अगर तुम्हें यहां से मुंबई जाना है, तो मुंबई क्या कोई गली से होकर के चले जाओगे? आपको क्या करना पड़ेगा? यहां से हाईवे लेना पड़ेगा, हाईवे के थ्रू जाओगे आप। हाँ, तो अगर प्लांट के अंदर में लंबी दूरी की बात करेंगे, तो वो कहलाएगा ट्रांसलोकेशन, जो कि वैस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होकर के होगा। या तो जाइलम नाम के पाइप से होगा, या तो फ्लोएम नाम के पाइप से होगा। सर क्यों होगा? अब रीजन बहुत अच्छे से बता रखे। सर प्लांट में पानी तो मिट्टी में है, ये बच्चा लीफ तक कैसे पहुंचेगा? या लीफ में शुगर बना है, तो सर ये रूट तक कैसे पहुंचेगा? शुगर रूट तक कैसे पहुंचेगा? तो इसके लिए मैंने बोला पाइप है, पाइप का नाम पानी ले जाने के लिए जाइलम और फूड को ले जाने के लिए फ्लोएम है। तो जो भी ट्रांसपोर्ट जाइलम एंड फ्लोएम से हो, उसे ट्रांसलोकेशन कहेंगे। रीजन क्या है? तो आपको बहुत अच्छे से बताया था। आपको यहां पर मेनली काम करना है प्रेशर के डिफरेंस पे, जहां से फूड को चलना है। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। क्यों मूवमेंट होता है? लंबी दूरी क्यों ट्रैवल होता है? लीफ में खाना बना, रूट में कैसे पहुंचेगा? तो उसका सिंपल सा है कि आपके लीफ में प्रेशर को बढ़ाया जाएगा, यहां पास प्रेशर को बढ़ाएंगे और इस एरिया में प्रेशर को घटाएंगे, प्रेशर का डिफरेंस बनेगा। इसी के प्रेशर के डिफरेंस से मास में मूवमेंट होगा, लार्ज स्केल में मूवमेंट होगा। इसलिए तो हमने कहा था मास फ्लो, लार्ज स्केल में मूवमेंट होगा, जिसे हम लोग मास फ्लो के नाम से जानते हैं। हो गया, बहुत ही आसान है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किससे होगा? बोले पाइप से, जाइलम एंड फ्लोएम से, और एक साथ लार्ज स्केल में होगा, तो इसी को हम लोग मास फ्लो के नाम से भी जानेंगे। अब चलो, प्लांट के अंदर में टिश्यू है,
टिश्यू में बहुत सारे सेल है, देख लीजिए यहाँ पर 3 सेल है। हाँ, मान लीजिए ये लीफ का सेल है, मीजोफिल सेल। तो क्या मीजोफिल सेल में एक जगह से दूसरे जगह क्या ट्रांसपोर्ट नहीं होगा सब्सटेंस का? एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, एक सेल से दूसरे सेल में। हाँ, या बेटा सराउंडिंग से, बाहर से मिनरल्स, बाहर में मिनरल्स थे, अंदर में आ गए। सराउंडिंग से सेल के अंदर आना या अंदर से बाहर जाना, तो ये हो गया शॉर्ट डिस्टेंस, एक सेल से दूसरे सेल के बीच। या एक ही सेल है, यही एक सेल है जी, मान लेते हैं मीजोफिल सेल, और यहां आपका सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये बाहर से, ये साइटोप्लाज्म से कोई सब्सटेंस को इनटेक करेगा, मान लीजिए प्रोटॉन को ले रहा है, कोई सब्सटेंस को साइटोप्लाज्म से सेल ऑर्गेनेल के अंदर मूव कर रहा है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू सेल ऑर्गेनल्स। या एक सेल ऑर्गेनल से दूसरे सेल ऑर्गेनल में मूवमेंट हो रहा है, एक सेल ऑर्गेनल का सब्सटेंस निकल करके दूसरे सेल ऑर्गेनल में जाएगा या दूसरे से पहले में आएगा। तो ये बच्चा क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस है क्या? एक ही सेल के अंदर में दो ऑर्गेनेल के बीच ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या एक ही ऑर्गेनेल है उनके साइटोप्लाज्म से एक्सचेंज चल रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लंबी दूरी लॉन्ग डिस्टेंस, छोटी दूरी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एकदम आसान है। कोई भी टिश्यू है उसमें बहुत सारे सेल है, तो क्या सेल एक दूसरे से एक्सचेंज करना पसंद नहीं करेंगे? क्या सब्सटेंस का आना जाना नहीं होगा? टिश्यू में बहुत सारे सेल है, एक सेल से दूसरे सेल में सब्सटेंस का आना जाना। या एक ही सेल है, उनके अंदर में जो सेल ऑर्गेनेल है उनमें साइटोप्लाज्म से मूव करके अंदर आना या बाहर जाना। तो यही हो गया बच्चा आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। बहुत ही आसान सा है। अब एनसीईआरटी बोलेगा कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कितने तरह के। अब हमें पढ़ना है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कितने तरह के, बहुत ही आसान से ना। तो आपको एक वर्ड आएगा बच्चा पैसिव और एक वर्ड आएगा एक्टिव। बहुत ही आसान है, फटाफट करेंगे ना। पैसिव और एक नाम एक्टिव ट्रांसपोर्ट आएगा, नाम में ही लिखा है, कुछ नहीं आता। पैसिव और एक्टिव का मतलब क्या होगा? पैसिव कहने का मतलब ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी का खर्च नहीं होगा। यहां पर एटीपी नाम के चीज का खर्च नहीं होगा, पैसिव। और जहां पर एटीपी का खर्च किया जाएगा उस ट्रांसपोर्ट में, उसे हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। जहां एटीपी का खर्च होगा एक्टिव, जहां एटीपी का खर्च नहीं होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। हाँ, अब यहां पर जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो दो वर्ड आएंगे। एक का नाम होगा सिंपल डिफ्यूजन, सभी ने नाम सुना है, सभी को कॉन्सेप्ट भी आता है। एक वर्ड आएगा सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। और एनसीईआरटी में एक वर्ड आएगा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। यानी कि आपके एनसीईआरटी में ये 3 वर्ड आने वाले और अच्छे से समझना है। आपके एनसीईआरटी में 3 वर्ड आने वाले, एक का नाम सिंपल डिफ्यूजन, एक का नाम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, एक का नाम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि मैंने पैसिव को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, पैसिव को 2 पार्ट्स में तोड़ा, इन दोनों में एटीपी की खर्च नहीं होगी। ये सेम चीज, ये सेम कॉन्सेप्ट ना। जब आप पढ़िएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब सेल वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां एक टॉपिक आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां पर सेम कॉन्सेप्ट आएगा बच्चा। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो आपको 2 बार नहीं पढ़ना है, बहुत आसान सा चीज है। अब इसमें भी आप 3 बार 4 बार वेस्ट करना टाइम, ये तो बेकार चीज है ना। ये तो बहुत ही आसान है, किसी से भी बच्चे से मैं पूछूंगा सिंपल डिफ्यूजन क्या है, बता दे। तो हम लोग थोड़ा सा बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में पढ़ लेते हैं, बहुत इजी वे में समझ में आएगा, क्योंकि वहीं से सारा चीज कहानी स्टार्ट होता है।
ध्यान से देखिए, जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करोगे तो पूछा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है। सभी को मालूम है कि सर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना है। कुछ ऐसे लिपिड के दो लेयर है सर, कुछ ऐसे लिपिड के दो लेयर होते हैं। तो हमने बच्चा यहां पास यही लिपिड का बाइलेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए सेल है ना, और ये व्हाइट वाला क्या बन गया, सेल मेम्ब्रेन। सभी बच्चों को मालूम है कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड का बना होता है। वो किसका बना है, लिपिड का। और इस तरह का होता है, कुछ नहीं कीजिए, ऐसे कर दीजिए, हो गया है, हो गया, यही है, यही बेटा फॉस्फोलिपिड होता है। एक हेड होते हैं और दो टेल होता है, यही है फॉस्फोलिपिड। और ऐसे से दो लेयर बनाना है आपको तो हो गया फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ऐसे से दो लेयर बना दीजिए तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गए। तो आपको क्या करना है, देखिए यहां पास मैंने फॉस्फोलिपिड का दो लेयर बना दिया। ध्यान से सुनिएगा, गड़बड़ नहीं करना है, गड़बड़ नहीं करना है, लॉजिकल चलना है। इसी तरह से पूरा है, इसी तरह से बच्चा आपका पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपिड के, फॉस्फोलिपिड के दो लेयर है, तो आप बोलते हो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना है। चलिए अब जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनिएगा। इस सेल को बच्चा, इस सेल को वाटर की जरूरत है, इस सेल को केटायन एनायन यानी कि केटायन एनायन यानी मिनरल्स की जरूरत है। हाँ, इसको बेटा केटायन चाहिए, एनायन चाहिए, भूख लगेगी ग्लूकोज चाहिए, इसे एमाइनो एसिड चाहिए। सोचिए ना, सेल को बहुत सारे तरह के सॉल्यूट की जरूरत पड़ेगी। सेल है 90% पार्ट तो वाटर होगा, तो दे रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर। भूख लगेगा, ग्लूकोज चाहिए। काम करना है तो मिनरल्स चाहिए, सोडियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए। प्रोटीन बनाना है, रॉ मटेरियल एमाइनो एसिड चाहिए। सेल को बहुत तरह सॉल्यूट की जरूरत पड़ेगी। अब ये सॉल्यूट लेगा कहां से, कहां से लेगा सॉल्यूट, तो बोलेंगे बाहर से लेगा। तो बाहर से अंदर आना या अंदर से बाहर जाना, यही तो ट्रांसपोर्ट है। अरे पानी बाहर है तो पानी का अंदर आना, ग्लूकोज बाहर है सेल के अंदर आना, यही तो ट्रांसपोर्ट है। इसलिए तो हम लोग पढ़ रहे। अब ध्यान से सुनिए, प्रॉब्लम है कहां। प्रॉब्लम ये है बच्चा कि आपको जो सॉल्यूट मिलेंगे, ध्यान से देखना, कोई गड़बड़ नहीं करना, ध्यान से देखिए। आपको जो सॉल्यूट मिला इसमें क्या है बच्चा लोग, वाटर है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर में मान लेते कैल्शियम है, पोटेशियम है, ध्यान से देखिए। और कुछ ऐसे भी चीज है जैसे O2 है, जैसे बेटा CO2 है ना, ध्यान से सुनिएगा। अब सेल को बच्चा बहुत तरह की सॉल्यूट की जरूरत है, बहुत तरह के सब्सटेंस को लेना है। सेल को रेस्पिरेशन करना, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जो सब्सटेंस बेटा लिपिड सॉल्युबल होंगे जैसे O2 और CO2, ध्यान से वर्ड को फोकस कीजिएगा। जो बच्चा सब्सटेंस नॉन पोलर है, कोई उस पर कोई चार्ज वार्ज नहीं है, कोई पोलैरिटी नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं लिपिड सॉल्युबल। जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। O2 पे कोई चार्ज होता है क्या, पार्शियल या डायरेक्ट कोई चार्ज होता है क्या, O2 पे कोई चार्ज होता है क्या। यानी जो भी सब्सटेंस आपके लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है यानी कि नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, ध्यान से सुनिएगा। जो भी सब्सटेंस आपके नॉन पोलर है वो लिपिड में घुल जाते, लिपिड सॉल्युबल है। अब ध्यान से देखिए, बाहर में O2 है, बाहर में बच्चा O2 है, 1 2 3, अंदर में O2 1 है। तो बस सिंपल है, अगर सब्सटेंस बेटा नॉन पोलर है, उसमें कोई चार्ज वार्ज नहीं है, कोई पोलैरिटी नहीं है, उसे मैंने लिपिड सॉल्युबल कह दिया। तो वो आसानी से इस मेम्ब्रेन को, क्योंकि लिपिड
प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड का बना है और तुम भी लिपिड सॉल्युबल है, वो बच्चा आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो O2 था बाहर में ज्यादा था, अंदर में O2 कम थे, तो सब्सटेंस ज्यादा से कम के तरफ अंदर आ गया। इसी को कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। इसी को कहते हैं बच्चा सिंपल डिफ्यूजन। वापस से सीखो, मैंने बोला अगर कोई सब्सटेंस लिपिड सॉल्युबल है, उस पर कोई चार्ज वार्ज नहीं, कोई केटायन नहीं है, कोई एनायन नहीं है, कोई वाटर भी नहीं कि पोलर है नॉन पोलर, भूलिए, कोई चार्ज मॉलिक्यूल नहीं, कोई पोलर मॉलिक्यूल नहीं, वो बच्चा नॉन पोलर है। नॉन पोलर लिपिड में डिसॉल्व हो जाता है, घुल सकता है, इसलिए कहते हैं लिपिड सॉल्युबल है। आपका मेम्ब्रेन भी बच्चा लिपिड का बना है, इसलिए उस नॉन पोलर सब्सटेंस को आसानी से आपका मेम्ब्रेन क्रॉस करने देगा। लेकिन रूल है ज्यादा से कम के तरफ, ज्यादा होना चाहिए बाहर में, अंदर में कम होना चाहिए, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। इसी को आपकी एनसीईआरटी डाउनहिल कहेगा, ज्यादा से कम आना, नीचे आना, डाउनहिल। तो इसी को हमने कह दिया सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, बस एक ही रूल है, चीजें ज्यादा से कम की तरफ आना चाहिए और वो सब्सटेंस नॉन पोलर हो, लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। इसलिए जब आप पढ़िएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपने लंग्स का सिस्टम पढ़िएगा, तो आप सांस लीजिएगा तो आपका ऑक्सीजन लंग्स में चला जाएगा, और लंग्स में बच्चा ये एल्वियोलाई होगा, लंग्स में एल्वियोलाई होगा, और एल्वियोलाई में ये आपका ऑक्सीजन बैठ जाएगा, खूब सारा ऑक्सीजन हो गया, खूब सारा ऑक्सीजन हो गया, ठीक। और ये बच्चा आपके कैपिलरीज है, कैपिलरीज है, और इसी में आपका आरबीसी है, आरबीसी है। तो ये बच्चा ऑक्सीजन ज्यादा से, देखिए ज्यादा से कम की तरफ चला गया, ज्यादा से कम की तरफ चला गया, तो बीच में देखिए ना मेम्ब्रेन को तो क्रॉस किया ना, ये देखिए ना एल्वियोलाई भी कोई मेम्ब्रेन से ही तो बना होगा, आपका कैपिलरी का जो दीवार है वो भी कोई मेम्ब्रेन से बना होगा, जो आरबीसी है वो भी कोई मेम्ब्रेन से बना होगा, तो ज्यादा से कम की तरफ चला गया, सिंपल डिफ्यूजन। ये क्वेश्चन भी तो आता है जूलॉजी में कि जो हमारा ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई से क्रॉस करके ब्लड में मिक्स करता है, हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, वो कैसा होता है? आंसर एकदम सिंपल है, वो होता है आपका सिंपल डिफ्यूजन। इसी तरह से अब इसी तरह से अब देखिए, जो आपके ब्लड कैपिलरीज हैं उनके अंदर में क्या है? आरबीसी, और ये क्या है? प्लाज्मा है। इस प्लाज्मा में बच्चा ढेर सारे CO2 होते, क्योंकि CO2 मेनली प्लाज्मा के थ्रू मूव करता है, और O2 आरबीसी के अंदर में हीमोग्लोबिन के थ्रू। हाँ, जो CO2 होता है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में होता है, ठीक है। और यहां पास क्या है आपका? ये है आपका एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में CO2 का अमाउंट कम, और ये ब्लड में आपका यानी ब्लड कैपिलरीज में CO2 ज्यादा। तो देखिए ना, CO2 इस मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, एल्वियोलाई के मेम्ब्रेन को क्रॉस किया और एल्वियोलाई में आ गया। तो ज्यादा से कम जाना, यही तो सिंपल डिफ्यूजन है, यही तो सिंपल डिफ्यूजन है। तो जो आप O2 का एक्सचेंज करते हो, CO2 एक्सचेंज होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज सिंपल सिंपल डिफ्यूजन ना। ये आपके जूलॉजी में क्वेश्चन भी आता है हर साल, ठीक ना। अब देखिए, तो आपने दो चीज सीखा यहां पास। रूल नंबर 1, सिंपल डिफ्यूजन होता क्या है? क्या याद रखना है आपको? जो सब्सटेंस नॉन पोलर होंगे, लिपिड सॉल्युबल होंगे, तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड, सामने में सब्सटेंस आने वाला भी लिपिड, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, केमिस्ट्री में पढ़ते हो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इधर भी लिपिड, सामने आने वाला भी वो लिपिड का, तो आसानी से क्रॉस कर जाएगा। रूल है ज्यादा से कम आना चाहिए, डाउनहिल होना चाहिए। सिंपल डिफ्यूजन सभी बच्चे को समझ में आ गया, एकदम सिंपल है। बोले सर ये तो आता है हमें, मैंने तो पहले ही बोला ये तो तुम्हें आता है। प्रॉब्लम है बच्चा वाटर के साथ। अब देखिए ध्यान से, अब प्रॉब्लम मैं स्टार्ट कर रहा हूं।
प्रॉब्लम है, कोई बच्चा यहाँ पर सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, कैल्शियम आ गया ना, एमाइनो एसिड आ गया, वाटर आ गया बच्चा। वाटर देखो डायरेक्टली इस पे चार्ज तो नहीं है लेकिन पोलर होता है। आपको बताया था ना पिछले क्लास में कि वाटर जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो ये बेटा चार्ज तो नहीं है इस पे लेकिन पोलर है, स्लाइट चार्ज है, पोलर उसे कहते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम यहां पर फंस गया है। प्रॉब्लम ये फंस गया है कि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ध्यान से देखिए, वो फॉस्फोलिपिड से बना है और लिपिड को बच्चा चार्ज वाले सब्सटेंस से, पोलर सब्सटेंस से डर लगता है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो फॉस्फोलिपिड आपने बनाया है इसे डर लगता है चार्ज को देखते ही। बोलेगा हम पोलर सब्सटेंस को, चार्ज वाले सब्सटेंस को कभी क्रॉस नहीं करने देंगे, ना अंदर आने देंगे ना बाहर जाने देंगे। और सोचिए अंदर में क्या वाटर नहीं आएगा? अगर वाटर नहीं आएगा तो सेल मर जाएगा। क्या अंदर में केटायन एनायन सोडियम नहीं आएगा? सेल को जरूरत है, सेल को बेटा मैग्नीशियम की जरूरत है। अगर सेल के अंदर नहीं आया तो सेल में तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहा है हम जाने नहीं देंगे। बोले क्यों? क्योंकि तुम पोलर हो, तुम चार्ज मॉलिक्यूल हो और चार्ज मॉलिक्यूल से मुझे डर लगता है, मैं तुम्हें कभी भी क्रॉस नहीं करने दूंगा। तो बोले हम यहां ज्यादा है और तुम कम हो। बोले नहीं नहीं, फिर भी एंट्री अलाउड नहीं। आप ज्यादा हो, अंदर में कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मेम्ब्रेन केवल और केवल ऐसे सब्सटेंस को क्रॉस करने देगा जिसपे कोई चार्ज नहीं, जिसपे कोई पोलैरिटी नहीं। हाँ, हमने देखा O2 को मना थोड़ी किया, CO2 को मना थोड़ी किया, आसानी से जाने दिया। लेकिन जो चार्ज मॉलिक्यूल है, इस सोडियम को तो नहीं जाने देंगे, एक भी सोडियम नहीं जाएगा। एमाइनो एसिड पे भी चार्ज है, नहीं जाएगा। ग्लूकोज, ग्लूकोज पे चार्ज तो नहीं है लेकिन वो पोलर होता है, यानी स्लाइट चार्ज होते हैं, उसे जाने नहीं देगा। आप सोचो सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा तो सेल तो भूखा मर जाएगा। अब सोचिए देखिए क्या होगा। तो अब क्या करेंगे भाई, इसलिए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस तो करने नहीं दे रहा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हमने इसलिए लगाया है स्पेशल कैरियर प्रोटीन। ध्यान से सुनो, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हमने लगाया बेटा स्पेशल कैरियर प्रोटीन, स्पेशल कैरियर प्रोटीन लगाए गए। इसलिए जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में केवल फॉस्फोलिपिड नहीं होता, उसके अंदर में बच्चा प्रोटीन भी होते हैं। और ये एक बार परसेंटेज पूछा भी गया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड का परसेंटेज बताइए और प्रोटीन का परसेंटेज बताइए। ये एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है कि 58% या 52% ऐसा एक डेटा दिया है। और वही डेटा से पूछा गया था कि मेम्ब्रेन पे कितने परसेंट प्रोटीन है। तो सर प्रोटीन क्यों, क्या क्यों है? अरे यही प्रोटीन तो कैरियर प्रोटीन के फॉर्म में मौजूद है। बोले सर क्या करेगा ये? प्रोटीन बोलेगा लिपिड तो जाने नहीं देगा, लिपिड तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। तो ऐसा करते हैं कि देखो सोडियम मैं तुम्हें जाने दूंगा, सोडियम तुम्हारे ऊपर तो चार्ज है और लिपिड कभी भी क्रॉस करने नहीं देगा, तो मैं तुम्हें लेके चलता हूं, मैं तुम्हें लेकर के चलता हूं। तो जो लेकर के चलेगा उसी का नाम होगा कैरियर प्रोटीन, जो लेकर के सोडियम को लेकर के यहां तक पहुंचा देगा, क्योंकि लिपिड तो कभी क्रॉस करने नहीं देगा, तो उसी को कहते हैं हम लोग कैरियर प्रोटीन। तो अब आसानी से आपका ग्लूकोज भी जा सकता है बेटा, ग्लूकोज भी जा सकता है। पिछले साल का ये क्वेश्चन था नीट के पेपर में, पिछले साल 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि ग्लूकोज को कौन ले जाएगा। एनसीईआरटी में पढ़ना बच्चा, ग्लूट4 करके एक प्रोटीन है, ग्लूट4, देखो नाम में लिखा है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करने वाला प्रोटीन है ग्लूट4, वो आपको ग्लूकोज को ले जाएगा। सर सोडियम कैसे जाएगा? अब पढ़िएगा बच्चा, एक सोडियम पोटेशियम पंप होगा, ये भी एक कैरियर प्रोटीन है।
सोडियम पोटेशियम पंप होगा। जो बच्चा सोडियम को ट्रांसपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, यानी कि मेरा ये कहना है कि जो भी बच्चा आप में चार्ज वाले पार्ट है ना, और जिस पे चार्ज नहीं है, डायरेक्टली चार्ज नहीं है, Na+Cl- नहीं है, लेकिन वो स्लाइट चार्ज वाले यानी पोलर सब्सटेंस है, तो उन्हें मेम्ब्रेन का लिपिड कभी क्रॉस नहीं करने देगा। उसके लिए आपको चाहिए कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन के हेल्प से आप जा सकते हो। वो बेटा फैसिलिटेट करेगा, वो बोलेगा चलो मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं। इसलिए इस ट्रांसपोर्ट का नाम होगा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वो फैसिलिटेट कर रहा है, वो बोल रहा है मैं पहुंचा दूंगा, इसलिए इसका नाम दिया फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रूल वही है, रूल पहले वाला है कि भाई ज्यादा होना चाहिए ग्लूकोज, बाहर में ज्यादा होगा, अंदर में ग्लूकोज कम होने चाहिए। सोडियम बाहर में ज्यादा हो, अंदर में सोडियम कम हो, यानी ये भी बेटा डाउन हिल ही है, ज्यादा से कम की तरफ ही मूव करेगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। तो बहुत ही आसानी से, इसी तरह से बच्चा नीट में एक और क्वेश्चन आया, सर पानी कैसे जाएगा, सर पानी कैसे जाएगा, पानी के बिना तो लाइफ नहीं चलेगा। तो पानी को ले जाने के लिए बच्चा लोग इस मेम्ब्रेन पे लगे हैं एक्वापोरिन। एक्वापोरिन वो भी एक तरह का प्रोटीन है ना, एक्वा मतलब पानी। तो प्रोटीन क्या करेगा, चारों तरफ से प्रोटीन क्या बना देगा, एक टनल बना देगा, चारों तरफ से प्रोटीन मिल करके बीच में बच्चा पोर क्रिएट कर देगा। एक्वा, एक्वा मतलब पानी, तो उस प्रोटीन के पोर से पानी इंटर कर जाएगा। ये नीट का पेपर में क्वेश्चन आया था, पानी कभी भी पैसिव नहीं जाएगा, हाँ थोड़े बहुत जा सकते कि चलो भाई मेरे पास तो उतना ज्यादा चार्ज वार्ज नहीं, मुझे तो थोड़ा बहुत जाने, लार्ज स्केल में नहीं भाई, उसे एक स्पेशल कैरियर प्रोटीन से जाना पड़ेगा, एक्वापोरिन ना। तो ये ध्यान रखिए, तो कोई बच्चा अब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में और सिंपल डिफ्यूजन में। सिंपल डिफ्यूजन भी ज्यादा से कम, फैसिलिटेटेड भी बोल रहे हम भी ज्यादा से कम ही जा रहे, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, ये ज्यादा से कम जा रहा है, ये ज्यादा से कम जा रहा है, लेकिन कोई कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए, कोई कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए, लेकिन यहां बच्चा कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, बिना कैरियर प्रोटीन का ग्लूकोज नहीं जाएगा, इसलिए तो बच्चा GLUT4 चाहिए ना। इसलिए ये स्पेशल होते हैं, सोडियम वाला केवल सोडियम को ले जाएंगे, कैल्शियम वाला कैल्शियम को ले जाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई किसी को ले जा रहा है, दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, सभी कैरियर प्रोटीन स्पेसिफिक नेचर के होंगे। अगर प्रोटॉन ले जा रहा है तो बेटा दूसरे को नहीं ले जाएगा, अगर ग्लूकोज को ले जा रहा है तो दूसरे को नहीं ले जाएगा, तो सभी बेटा कैरियर प्रोटीन स्पेसिफिक नेचर के होंगे। ठीक है, अब चलिए तीसरा पढ़ते हैं। सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, चलिए अब तो समझ में आ गया आपको, एक्टिव का मतलब एटीपी खर्च करना है। ध्यान से देखिए, एकदम आसान सी कहानी, एकदम आसान सी कहानी। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में ना, अंदर में बेटा ढेर सारे सोडियम है, Na+, 1 2 3 4 5, 5 सोडियम आए, और बाहर में एक ही है, बाहर में एक ही है, फिर भी सेल बोलेगा अरे सोडियम आ जा, अंदर में जरूरत है, अंदर में आ जाओ भाई, बाहर क्यों हो, हम अंदर में तुम्हारा यूज करेंगे। सोचिए ना, अंदर में कितना भी ग्लूकोज हो तो क्या सेल नहीं लेगा ग्लूकोज, अरे स्टोर करके रख लेंगे। अगर बाहर में ग्लूकोज ज्यादा है ना, बाहर में ग्लूकोज कम है, अंदर में ज्यादा है, फिर भी सेल चाहेगा कि ले ले, और उसको स्टोर करके रख लेंगे ना। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ग्लूकोज है या सोडियम है, एमाइनो एसिड है, कम अमाउंट में, कम अमाउंट में, और अंदर में बच्चा ज्यादा अमाउंट में, फिर भी सेल लेना चाहता है, तो बताइए मूवमेंट किधर से किधर हो। सर ये तो कम है ना सोडियम, देखिए सर एक ही है, आपने इधर 5 बनाए, फिर भी सेल लेना चाहता है, तो बेटा अब हो गया अपहिल, कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है।
अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आप विथ कंसंट्रेशन नहीं जा रहे हो, ज्यादा से कम की तरफ नहीं जा रहे हो, आप कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हो। अब बेटा उल्टा अगेंस्ट कंसंट्रेशन चल रहे हो, तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन चलोगे तो आपको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। अगेंस्ट कंसंट्रेशन उल्टे दिशा में जा रहे हो ना, तो आपको एक तो एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, इसलिए नाम होगा एक्टिव। इसलिए क्या नाम होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और दूसरी बहुत आसान सी कहानी, सोडियम कैसा है सर? चार्ज है। सोडियम पे सर चार्ज है, तो कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल क्या मेम्ब्रेन ऐसे ही क्रॉस करा देगा? नहीं सर। इसलिए इसे भी ले जाने के लिए कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी चार्ज मॉलिक्यूल जा रहे, पोलर सब्सटेंस मूव कर रहे, तो दे रिक्वायर्ड कैरियर प्रोटीन। दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन। इसलिए फैसिलिटेटेड और एक्टिव में क्या डिफरेंस हुआ? फैसिलिटेटेड और एक्टिव में क्या डिफरेंस है? सर दोनों जगह पे कैरियर प्रोटीन है। फैसिलिटेटेड में भी कैरियर प्रोटीन, एक्टिव में भी कैरियर प्रोटीन। लेकिन सर एक्टिव में सर अगेंस्ट जा रहे, सर लो से हाई की तरफ जा रहे, ये हो गया सर अपहिल। और फैसिलिटेटेड में ज्यादा से कम की तरफ गए थे, ज्यादा से कम की तरफ गए थे कैरियर प्रोटीन की हेल्प से, तो हो गया था फैसिलिटेटेड। तो यही तीन ट्रांसपोर्ट आपको एनसीईआरटी में 2 बार पढ़ना है, और इस पे एक टेबल बना के दिया गया। एनसीईआरटी में एक टेबल बना के दिया गया, बहुत ही आसान सा। ठीक है, तो चलो बताओ किसे किसे ये तीनों ट्रांसपोर्ट समझ में आ गए? बहुत ही आसान सा है। तीनों ट्रांसपोर्ट किसे किसे ये समझ में आ गया? कर लोगे? क्लियरिटी है? अब देखो एनसीईआरटी में आपके, अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी अवेलेबल होगा तो एनसीईआरटी में तुम देख सकते हो कि एक पूरा टेबल बनाया, उस पर एक क्वेश्चन आता है हमेशा, और बहुत ही आसान सा है वो। पेज नंबर 178 पे, पेज नंबर 178 पे, और सभी बच्चे आंसर कर दे। बहुत ही आसान सा है, मैं बता रहा हूं। मैंने क्या बोला, आप सिंपल समझ लो भाई। अब बच्चों वाला बता देता हूं, तुम लोगों का जैसा हाल है। यहां देखो, अब तुम्हें लगेगा ये बहुत आसान सा लग रहा है, ठीक है, टाइम का वेस्टेज है। यहां देखो कि मान लो कि तुम्हारा दोस्त पहाड़ पे खड़ा है, ठीक है, और तुम यहां खड़े हो। हाँ, तुम्हारा दोस्त पहाड़ पे खड़ा है, तुम बच्चा नीचे हो, तुम्हारा दोस्त फ्रेंड, एफ लिख देता हूं, फ्रेंड तुम्हारा ऊपर है। अब उसे मैंने बोला कि ऊपर से पत्थर फेंक दे, ऊपर से पत्थर फेंक दे, तो पत्थर क्या करेगा? उठाएगा और तुम्हारे ऊपर फेंक देगा। तो ये ज्यादा से कम जा रहा है या कम से ज्यादा जा? ऊपर से उसे कोई एनर्जी खर्च करना पड़ेगा क्या? वो बच्चा देखो ऊपर से नीचे की तरफ फेंक दिया, तो ऊपर से नीचे आना, इसी को हम लोग कहते हैं डाउनहिल। इसी को कहते हैं हम लोग डाउनहिल। यही बच्चा आपका सिंपल डिफ्यूजन है। यही आपका क्या है? सिंपल डिफ्यूजन है। आ गया समझ में? चलिए अब देखिए सेम सेम कहानी को, फिर से तुम्हारा दोस्त ऊपर है, तुम बच्चा नीचे हो, आपका फ्रेंड ऊपर है, आपका फ्रेंड ऊपर है, ठीक है। अब बोला कि अपना मोबाइल नीचे फेंक दे, मैंने बोला अपना मोबाइल नीचे फेंक दे, क्या फेंक देगा? क्या फेंकेगा वो? मुझे मालूम है फेंकेगा टूट जाएगा, एक मोबाइल ही है वो भी टूट जाएगा। तो मोबाइल फेंकेगा नहीं, है? वो बोलेगा देखो भैया यहां पर जा रहा है एक लिफ्ट जा रहा है। क्या जा रहा है? लिफ्ट जा रहा है। हाँ, मैं लिफ्ट में ये मोबाइल को रख देता हूं, और लिफ्ट नीचे आएगा तो तुम्हें मिल जाएगा मोबाइल, तुम्हें मोबाइल मिल जाएगा। लेकिन बीच में कौन लेके आ रहा है? तो बेटा कोई कैरियर प्रोटीन है, कोई लिफ्ट है। तो देखिए यहां भी ऊपर से हाई से लो गया, ये भी आपका डाउनहिल ही है, ये भी आपका डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है, ज्यादा से कम के तरफ आ रहा है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन आ रहा है, लिफ्ट के हेल्प से आ रहा है, कैरियर प्रोटीन के हेल्प से आया, क्योंकि मालूम था कि बेटा मोबाइल गिर जाएगा ना।
तो अगर कैरियर प्रोटीन के हेल्प से आएगा ऊपर से नीचे, इसी को हमारी भाषा में कहते हैं, बायो की भाषा में, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इसी को कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। आ गया समझ में? कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब तीसरी कहानी, तीसरी कहानी, ये तुम हो और ये तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा दोस्त। हाँ, अब तुम्हारा दोस्त को मैंने यहां कर दिया भाई यू, ये तुम्हारा फ्रेंड, और तुम हो भाई ऊपर। अब तुम मांग रहे हो कि मोबाइल दे दो। कहानी नंबर 3, मुझे मोबाइल दे दो। क्या बेटा ये फेंक सकता है ऐसे? क्या बेटा ऐसे ही फेंक देगा, पहुंच जाएगा हिमालय पे? क्या बेटा ये पहाड़ पे फेंक सकता है मोबाइल? अरे सर कहां से फेंक पाएगा? नहीं फेंक पाएगा। ओ, तो इसके लिए बच्चा तुम्हें एक तो पहली बात लिफ्ट की जरूरत पड़ेगी। लिफ्ट में मोबाइल रखना और लिफ्ट ऊपर लेके जाएगा, लिफ्ट ऊपर लेके जाएगा। सोचिए बच्चा, सोचिए, बहुत ही आसान सा है कि अगर आपने बेटा लो से हाई फेंका है इसमें, बेटा लो नीचे से आपके दोस्त ने आप तक बेचा, लो से हाई, नीचे से ऊपर, लो टू हाई, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चा अप हिल। इसी को मैंने क्या किया, अप हिल कह दिया। और किसके हेल्प से हो रहा है? सर कैरियर प्रोटीन तो है, सर कैरियर प्रोटीन तो है, लेकिन सोचिए कभी साइकिल वाइकल चलाया है? तो बेटा साइकिल को जब आप चलाते हो, आप ढलान वाले रीजन पे हो, तो आप क्या करते हो? साइकिल को बेटा ऐसे ही बिना पैंडल मारे छोड़ दिया, नीचे उतर गए। कोई एनर्जी खर्च करना पड़ा क्या? कोई एनर्जी खर्च करना पड़ा? बोले सर कुछ नहीं, ऐसे ही थे ना, पहुंच गए। लेकिन बेटा अब सोचो उल्टा जाना है, उल्टा जाना है, पहाड़ी पे चढ़ाई करनी, तो क्या साइकिल को छोड़ दोगे, पहुंच जाओगे? नहीं सर बहुत पैंडल मारना पड़ेगा, बहुत ताकत लगाना पड़ेगा। तो सेम कहानी ना, तुम बेटा पैंडल इस बार तो मारना पड़ेगा क्योंकि चढ़ाई करनी है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऊपर जाना है। तो यहां पर आपको एटीपी खर्च होगा, अगेंस्ट कंसंट्रेशन काम कीजिएगा, एटीपी खर्च होगा। तो इसे मैंने कह दिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसे मैंने कह दिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आ गया? इन दोनों में बेटा कोई एटीपी खर्च नहीं हुआ, तो ये भी पैसिव है और ये भी बेटा पैसिव है। तो पैसिव कितने तरह के? सर 2 तरह के। पैसिव कितने तरह के? 2 तरह के ना। बिना कैरियर प्रोटीन का आना, सिंपल डिफ्यूजन। सर कैरियर प्रोटीन के हेल्प से आएगा तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब इसी पे क्वेश्चन बनता है। अब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया रिक्वायर्ड स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब बताइए, आपके पास में डिफ्यूजन है, आपके पास में फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, आपके पास में एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और सिंपल थोड़ा लॉजिकल बताइए, इसमें से रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। स्पेशल क्यों बोला? बेटा जो लिफ्ट है ना, वो लिफ्ट में केवल मोबाइल आ सकता है, आदमी वाला लिफ्ट नहीं है कि अब हाथी को ले जाना है तो बेटा लिफ्ट दूसरा होगा। तो यानी कि जो भी कैरियर प्रोटीन होते वो स्पेशल होते। अगर पानी को ले जाना है पानी जाएगा, ग्लूकोज ले जाना है ग्लूकोज को ले जाएगा, सोडियम है सोडियम को केवल ले जाएगा, वो कैल्शियम को अब नहीं ले जाएगा। तो मुझे बताइए कहां कहां कैरियर प्रोटीन की नीड है? बोलो फटाफट। इन तीनों में कहां कहां पास कैरियर प्रोटीन की जरूरत है? फटाफट बताओ, बहुत ही आसान है। इन तीनों में कहां कहां पास आपको कैरियर प्रोटीन की जरूरत है? सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड और एक्टिव। ठीक है, तीनों में कहां कहां पर जरूरत है कैरियर प्रोटीन की? तो आंसर बहुत ही आसान है ना, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, वहां पर चाहिए था क्या? लिफ्ट। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वहां भी चाहिए क्या था? लिफ्ट। तो दोनों जगह पे कैरियर प्रोटीन की जरूरत है। राज आदित्य अब तो बोल दे भाई, अब क्या मैं ABCD आज से पढ़ाऊं? खा खा गा कल से स्टार्ट करूंगा, उसमें भी बोलेगा सर भूल गए, कल याद करके ABCD बताएंगे। चलो ठीक है। अब सेकेंड एनसीईआरटी में बोलता है हाईली सेलेक्टिव। सेलेक्टिव कहने का मतलब क्या? जहां कैरियर प्रोटीन होगा, जहां कैरियर प्रोटीन है वही तो सेलेक्टिव है। जो मेम्ब्रेन, इमेजिन करो ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पे
आपके पास में 5 ग्लूट ट्रांसपोर्ट है, तो वो क्या है, स्पेशली तो है, वो केवल ग्लूकोज को ही तो ट्रांसपोर्ट करेंगे, कभी भी सोडियम को तो ट्रांसपोर्ट करेंगे नहीं। तो सिलेक्टिव नेचर का कौन सा ट्रांसपोर्ट है, सिलेक्टिव नेचर का कौन सा ट्रांसपोर्ट है, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड और एक्टिव। तो जहां भी कैरियर प्रोटीन है, और कैरियर प्रोटीन स्पेशल है, सिलेक्टिव है, केवल सिलेक्टेड सब्सटेंस को ही ले जाएगा, तो जहां भी कैरियर प्रोटीन का नीड होगा वहां पास आपको आएगा, जहां भी कैरियर प्रोटीन का नीड है वहां पास आपको आएगा हाईली सिलेक्टिव इन नेचर, क्योंकि कैरियर प्रोटीन स्पेशल होते हैं। चलो थर्ड, ट्रांसपोर्ट। अच्छा ये बताइए कौन अपहिल है कौन डाउनहिल है, चलिए बताओ फटाफट। ये जो डिफ्यूजन है वो अपहिल है या डाउनहिल है, ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो अपहिल है या डाउनहिल है, ज्यादा से कम आ रहा है, ये लिखा है स्क्रीन पे। डिफ्यूजन क्या है फटाफट, डिफ्यूजन कैसा है, ज्यादा से कम या कम से ज्यादा, लिखा है भाई, अब इतना भी नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो ये क्या है, डाउनहिल है। फैसिलिटेटेड, ये भी ज्यादा से कम आ रहा है, ये भी डाउनहिल है। और यहां से कम से ज्यादा की तरफ जा रहा था, तो ये बच्चा एक्टिव जो है वो अपहिल है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है कौन डाउनहिल कौन अपहिल। अब बताइए कौन एटीपी रिक्वायर करेगा इन तीनों में, डिफ्यूजन में, फैसिलिटेटेड में और एक्टिव में, कहां एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, एटीपी की जरूरत पड़ेगी। तो आंसर एकदम सिंपल है सर, बस एक ही जगह नाम में ही लिखा एक्टिव, नाम में लिखा एक्टिव, तो इसमें टेंशन ही नहीं, खत्म। और लास्ट बेटा ट्रांसपोर्ट सैचुरेट, ध्यान से देखिए बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट, देखिए ये मेम्ब्रेन आपका ग्लूकोज को ले जाने के लिए ग्लूट ट्रांसपोर्ट है, GLUT ट्रांसपोर्ट, 3, 4 और 5 है, ठीक है। अब सोचिए कि आपने यहां पर बच्चा एक ग्लूकोज को रख दिया, तो क्या करेगा, ग्लूकोज पहले जाकर के ग्लूट प्रोटीन से बाइंड करेगा, ठीक है, उसे पकड़ेगा, फिर घूमेगा और ला करके रोटेट करके अंदर में छोड़ देगा। ऐसा नहीं कि भाई सबको ऐसा ही है कि पोर बना हुआ अंदर से चली जाएगी, नहीं, काम करने का तरीका है, पहले पकड़ता है, फिर रोटेट करता है, कंफर्मेशन चेंज करेगा, अंदर छोड़ देगा, थोड़ा टाइम भी लगेगा। अब सोचिए धीरे धीरे, अगर मान लीजिए मैंने यहां पर ग्लूकोज 1 रखा, चलो फिर ग्लूकोज को और बढ़ाया, 2 ग्लूकोज कर दिए, ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ेगा, 3 किया, 4 किया, 5 किया। अब सोचिए अगर मैंने एक टाइम में 5 ग्लूकोज डाल दिया, सारे ग्लूकोज बाइंड कर चुके, सारे ग्लूकोज बेटा बाइंड कर चुके, किसे, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बाइंड कर गया। अब कोई फ्री है क्या, अब कोई फ्री है क्या, बोले सर नहीं, अब तो कोई फ्री नहीं है। तो अब देखिए अगर आपने 6 ग्लूकोज कर दिया तो क्या ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ेगा, नहीं। क्या 7 कर दिया तो क्या ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि सारे के सारे 5 थे, पांचों सर ग्लूकोज से बाइंड कर चुके एट ए टाइम, उस सेकेंड पे, उस टाइम पे सारे ग्लूकोज बाइंड कर चुका है कैरियर प्रोटीन से। अब कोई फ्री नहीं है, कोई फ्री नहीं है। अगर फ्री नहीं है ना, इसी को कहते हैं ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, वो सैचुरेट कर चुका है। अब और बढ़ा दीजिए 8, 9, 10, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए जब आप ग्राफ बनाएंगे तो जैसे जैसे आपने ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ाया, 1, 2 किया बढ़ा, 3 किया बढ़ा, 4 किया बढ़ा, 5 किया बढ़ गए। अब क्या होगा सर, अब तो सारे के सारे सर उस टाइम पे सभी ट्रांसपोर्ट तो सर काम करने में बिजी है, ग्लूकोज को पकड़े हुए हैं। अभी बढ़ाओगे तो कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो अब और ग्लूकोज बढ़ाइए, नहीं बढ़ेगा। तो यही हो गया बच्चा, सैचुरेट हो गया। अब ग्लूकोज का नंबर बढ़ाएंगे तो ट्रांसपोर्ट का रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो सैचुरेट हो चुके हैं। तो सैचुरेशन कहां कहां दिखेगा बताइए, डिफ्यूजन में, फैसिलिटेटेड में या एक्टिव में, बताइएगा फटाफट। डिफ्यूजन में बेटा कोई कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए, डिफ्यूजन में तो डायरेक्टली आ जाता है, डायरेक्टली आ जाता है, डायरेक्टली आ गया, कोई कैरियर प्रोटीन तो है ही नहीं। लेकिन फैसिलिटेटेड में दे रिक्वायर द कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। तो जहां भी कैरियर प्रोटीन होगा वहां पास, जहां भी कैरियर प्रोटीन होंगे वहां पास बच्चा वो सैचुरेशन इफेक्ट दिखेगा, सिंपल है।
अरे भाई तुम यहाँ हो यू, और यहाँ तुम्हें एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट जाना है, पूरे मोहल्ले वाले को एयरपोर्ट जाना है, समझिए पूरे मोहल्ले वाले को एयरपोर्ट जाना है। आपके मोहल्ले में 100 लोग थे, सभी को बेटा एयरपोर्ट जाना है, पता नहीं क्या होने वाला है, सभी भाग रहे, तो किससे जाओगे? सर बहुत दूर है सर, एयरपोर्ट पैदल थोड़ी चले जाएंगे सर। कुछ लोग पैदल चले गए, पैदल चले जाओ बेटा, कोई जरूरी नहीं, कैरियर प्रोटीन तो है नहीं, कोई फर्क पड़ता नहीं, डायरेक्टली चले जाओ। लेकिन सर नहीं, हम कैब से जाएंगे, सर हम कैब से जाएंगे। तो कैब से जाओगे यानी तुम बेटा कैरियर प्रोटीन का हेल्प ले रहे हो, कैरियर प्रोटीन का हेल्प ले रहे हो। सोचिएगा, पूरे मोहल्ले वाले को यहाँ से एयरपोर्ट जाना है बेटा, बहुत दूर है, अब बहुत दूर है तो पैदल जाने का सवाल नहीं, तो कैसे जाओगे? तो सर कैब से जाएंगे। और कैब मान लो बच्चा आपके शहर में केवल 10 है, सोचिए क्या होगा? 10 कैब को बुलाया ना, 10 आदमी एक कैब में, एक ही आदमी बैठना है, तो 10 आदमी बैठ गए, 10 आदमी बैठ गए। अब ये कैब जाएगा, वहां एयरपोर्ट में उतारेगा, वापस से फिर से आएगा, तब तो तुम्हें लेकर के जाएगा। तो सोचिए, आपने बेटा 100 आदमी थे, आपने सभी ने कैब को बुक कर लिया, कैब आगे 10, हर कैब पे एक आदमी बैठेगा, तो 10 आदमी थे, 10 आदमी फुल हो गए। अब वो वेट करेंगे, जब जाएगा फिर उतारेगा, फिर खाली होगा, फिर आएगा। तो यही बेटा, जब आपके 10 कैब फुल हो गए, यही तो सैचुरेशन है, यही तो सैचुरेशन है। तो जहां कैब से जाने की बात करेंगे, सैचुरेशन दिखेगा। नहीं सर हम पैदल जाएंगे, अरे भैया चल जा, सर मेरे घर के बगल में एयरपोर्ट है, जाना भाई, पैदल जा पैदल जा। तो क्या बेटा, बिना कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए, कैब की जरूरत नहीं है, झोला उठाइए जाइए। तो बेटा क्या यहाँ पास सैचुरेशन दिखेगा सिंपल डिफ्यूजन में? कोई कैरियर प्रोटीन तो है नहीं, ज्यादा से कम की तरफ जाना है भाई, चला जाए भाई, कोई कैब की जरूरत नहीं, कोई सैचुरेशन नहीं दिखेगा। आ गया समझ में? चलो तो मेरे में से ये तीनों में डिफरेंस कर लोगे। एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मैंने एक इनहिबिटर डाल दिया, ध्यान से, एनसीईआरटी में नहीं है, मैं पूछ रहा हूं, मैंने एक इनहिबिटर डाला, वो कैरियर प्रोटीन को ब्लॉक कर देगा, वो इनहिबिटर कैरियर प्रोटीन जो है उसे खराब कर देगा, ब्लॉक कर देगा, कैरियर प्रोटीन को खराब कर देगा, जैसे ही डाला कैरियर प्रोटीन को तोड़ देगा। तो इनहिबिटर डालने से किस ट्रांसपोर्ट पे असर पड़ेगा? डिफ्यूजन पे, फैसिलिटेटेड पे, या एक्टिव पे? ध्यान से बताना। अगर तुमने इनहिबिटर डाला, कैरियर प्रोटीन को तोड़ देगा, तो किस ट्रांसपोर्ट पे उसका असर पड़ेगा? डिफ्यूजन पे, फैसिलिटेटेड पे, या एक्टिव पे? तो बोलना सर बहुत आसान है, कैरियर प्रोटीन को तोड़ देगा, तो कैरियर प्रोटीन से कहां ट्रांसपोर्ट होता है? तो कैरियर प्रोटीन से तो फैसिलिटेटेड में हो रहा है, एक्टिव में हो रहा है, तो यहां और यहां ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ड्रग बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनो, हम लोग बच्चे, ये आपके अंदर बैक्टीरिया आ गया, ये बेटा आपके अंदर बैक्टीरिया आ गया, ये बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन है ना, और ये बच्चों मान लीजिए ये है उसका कैरियर प्रोटीन, जिससे वो लेगा सोडियम, या मान लीजिए ग्लूकोज लेगा। हम लोग ऐसा दवाई बनाए, ऐसा दवाई बनाए जिससे कि इस बैक्टीरिया का कैरियर प्रोटीन खराब हो जाए, कैरियर प्रोटीन खराब हो जाए, कैरियर प्रोटीन खराब हो जाए, इनहिबिटर डाल दिया। अब सोचिए बैक्टीरिया आपके अंदर चला तो गया है, अब वो बाहर से कोई भी चीज लेगा, क्योंकि बैक्टीरिया तो पैरासाइट है, खाना मांगेगा, सब कुछ मांग रहा है वो, और आपने कैरियर प्रोटीन खराब कर दिया। अगर कैरियर प्रोटीन खराब कर दिया तो क्या सब्सटेंस अंदर जा पाएगा? क्या ग्लूकोज अंदर जा पाएगा? बोले सर नहीं, अगर नहीं जाएगा तो बेचारा भूखा मर जाएगा, बैक्टीरिया विल डाई। तो साइंटिस्ट इसी तरह से दवा बनाने की कोशिश करते हैं। जो खाते हो कि सब बैक्टीरियल डिजीज हो गया है, तो क्या करेंगे, दवा कैसे बनाएंगे, क्या करेगा भाई, बैक्टीरिया को कैसे मारोगे? कई सारे तरीके, उसमें एक तरीका ये भी है कि उसके कैरियर प्रोटीन को ब्लॉक किया जाए। लेकिन नुकसान ये भी ध्यान रखना है कि तुम्हारा भी तो सेल बेटा, तुम्हारा भी तो सेल मेम्ब्रेन है, उसपे भी तो कैरियर प्रोटीन है, तो ऐसा ना कि ऐसा दवा बनाओ कि तुम्हारा कैरियर प्रोटीन को भी खराब कर दे ना। तो हमें ढूंढना है कि मेरे अंदर कैरियर प्रोटीन और बैक्टीरिया के अंदर कैरियर प्रोटीन क्या एक तरह का, एक समान है?
या उनके अंदर कुछ कैरियर प्रोटीन डिफरेंट है और हमें पता चल गया अरे ये तो सोडियम लेने के लिए दूसरा दूसरा तरह का कैरियर प्रोटीन यूज करता है, हमारे अंदर में अलग तरह का है। तो हम लोग इसी का फायदा उठाएंगे और उस कैरियर प्रोटीन को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। तो यही था कॉन्सेप्ट। तो मेरे में से अब कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। फिर से मैं बोल दूं, आपके एनसीईआरटी को रीड कर लेना। पिछले साल के नीट का क्वेश्चन था, बायोमोलिक्यूल्स में ये क्वेश्चन पेपर में गिवन है, पिछले साल आया भी है और बच्चे लोग ने नहीं बनाया है क्योंकि बच्चा बोलता है कि मुझे दिखा ही नहीं आज तक। आप एनसीईआरटी देखिएगा बच्चा, पेज नंबर 147, पेज नंबर 147 देखिएगा, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है और वहां पर बहुत सारे टेबल्स बना के दिए। हमें सारे टेबल से कोई मतलब नहीं, लास्ट में लिखा है बच्चा GLUT4, लास्ट में लिखा है GLUT4 और पिछले साल का क्वेश्चन ही था GLUT4 क्यों होता है। तो नहीं भी आता यार, थोड़ा सा तो लॉजिक लगाना था ना कि GLUT4 क्या करेगा, पानी को ले जाएगा, एमाइनो एसिड को ले जाएगा, सोडियम को ले जाएगा, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना था। अरे सर GLUT4 तो ले जाएगा सर, ग्लूकोज को ले जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे यही तो मैं बोल रहा हूं। अब इसी तरह से एक वर्ड आएगा एनसीईआरटी में, बेटा ब्लैक पॉइंट में गिवन है, एक्वापोरिन। अब बताइए एक्वा मतलब क्या होता है, पानी। तो मेम्ब्रेन के अंदर में कुछ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर प्रोटीन के कुछ लेयर बन गए हैं और बीच में पोर बन गया, ये चारों तरफ से प्रोटीन है तो बीच में लेयर बना, उसी से पोर से पानी जाएगा, एक्वापोरिन। एक्वा मतलब पानी, पोरिन मतलब पोर, उससे पानी जाएगा। हाँ, तो ये एनसीईआरटी में ब्लैक कलर का गिवन है और अभी तक साइंटिस्ट ने कितने तरह के एक्वापोरिन ढूंढे हैं ये भी दिया है। तो किसी बच्चे को अगर मिल जाए तो थोड़ा बताइए मुझे। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको एनसीईआरटी में एक वर्ड मिलेगा, पेज नंबर 177 पे, ये 147 अभी बताया था, 177 पे एक्वापोरिन नाम का सब्सटेंस। और साइंटिस्ट ने अभी तक 8 तरह का, बेटा 8 टाइप्स के एक्वापोरिन ढूंढे, क्योंकि अलग अलग जगह है, अलग अलग मीडियम है, अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्वापोरिन की जरूरत पड़ती है। तो अभी तक हमारे पास में 8 तरह के एक्वापोरिन पाए जा चुके हैं। ये भी नीट के पेपर में आ चुका है, एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट से गिवन है 177 पे। ठीक, अब देखिए ध्यान से, कुछ वर्ड आएंगे जो बहुत ही आसान है, उससे टेंशन नहीं लेना है। तो आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था, पिछले क्लास में बताया था, देखो सिंपल सीखो, ये आपका मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन से ये मान लीजिए एक्स नाम का सब्सटेंस अंदर आ गया, ये कैरियर प्रोटीन था, उसके हेल्प से अंदर आ गए। ठीक, बहुत ही आसान है। सोडियम था अंदर आ गया, ग्लूकोज था अंदर आ गया। ध्यान से सुनना बच्चा, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था इसी तरह से कैरियर प्रोटीन होता है जो बेटा जब प्रोटॉन अंदर आएगा, H+ अंदर आएगा, प्रोटॉन बच्चा अंदर आएगा तो अपने साथ में बच्चा सुक्रोज भी लाएगा। याद कीजिए मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में कि जब प्रोटॉन अंदर आता है अपने साथ बच्चा पकड़ता है और सुक्रोज को बोलता है तू चल, तू भी चल भाई मेरे साथ, तू भी चल। तो देखिए ना, जब प्रोटॉन आया उसी कैरियर प्रोटीन से सुक्रोज को भी लेकर के आया, तो इसी को हम लोग कहते हैं सिम्पोर्ट। सिम मतलब टुगेदर, सिम्पोर्ट, एक साथ आना, एक ही कैरियर प्रोटीन से जो आएगा वो दूसरे को भी साथ में लेकर के आएगा, सिम्पोर्ट। अब देखिए ध्यान से, इसी तरह से कैरियर प्रोटीन ये अंदर से बाहर भेजेगा क्या, सोडियम को। किसे भेजेगा, सोडियम को, Na+ को बाहर भेजा। और जब बाहर भेजेगा बच्चा, जब वो बाहर पकड़ेगा सोडियम को, अपने कन्फर्मेशन यानी अपने स्ट्रक्चर में चेंज किया, बाहर फेंका, जिसे वो फेंकने लगता है तो उसी के थ्रू बच्चा पोटेशियम अंदर चला जाता है, पोटेशियम अंदर चला जाता है। तो यही हम लोग आगे में पढ़ते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। और मैंने आपको पहले ही भी बताया, लाइफ में कहीं भी पंप वर्ड आ जाए, लाइफ में कहीं भी बेटा पंप वर्ड आ जाए, आगे मैं पढ़ाऊंगा प्रोटॉन पंप, पहले भी बताया, जहां भी आपको प्रोटॉन वर्ड दिख जाए तो आप बगल में आंख बंद कीजिए, एटीपी लिख दीजिए।
कहीं भी बच्चा पंप वर्ड आ जाए, हाँ, तो वहां पर आंख बंद करके एटीपी लिख दीजिए, यानी वो एक्टिव प्रोसेस है। अब न्यूरॉन के अंदर पढ़िएगा, न्यूरॉन के अंदर पढ़िएगा कि उनके अंदर सोडियम पोटेशियम पंप है। और ये बेटा सेल मेम्ब्रेन में भी, जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, वहां भी आएगा बेटा सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम को क्या किया गया, बाहर भेजा गया, तो पोटेशियम क्या हुआ, अंदर आ गया ना। तो ये क्या है, एक उसी कैरियर प्रोटीन से एक बाहर गया, एक अंदर आया, इसी को कहते हैं हम लोग एंटीपोड। इसी को क्या कहेंगे, एंटीपोड कहेंगे। एक दूसरे के अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करना, एंटीपोड कहेंगे ना। तो आप जब पढ़ोगे तो ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे, तो डरना नहीं। हाँ, जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये सेल है, ध्यान से देखिए, और ये बच्चा वैक्यूल है, वैक्यूल है। वैक्यूल प्लांट सेल में एक बड़ा सा ऑर्गेनल होता है, हाँ, सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल यही होता है। अंदर में ऑलरेडी इसमें खूब प्रोटॉन है बच्चा, अंदर में ऑलरेडी खूब प्रोटॉन है, खूब प्रोटॉन है, खूब प्रोटॉन है। और बाहर में साइटोप्लाज्म में प्रोटॉन कम है, बाहर में साइटोप्लाज्म में प्रोटॉन कम है। फिर भी ये चाहता है प्रोटॉन को पकड़े, फिर भी ये चाहता है प्रोटॉन को पकड़े। सेम बेटा लाइसोसोम के अंदर, जब आप पढ़िएगा लाइसोसोम के अंदर भी बेटा अंदर में खूब प्रोटॉन है, एसिडिक कंडीशन है, प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है। फिर भी वो चाहता है, फिर भी बच्चा वो चाहता है कि प्रोटॉन को हम बाहर से पकड़ करके अंदर लाएं, कम से बच्चा ज्यादा की तरफ प्रोटॉन को लाए। बाहर में प्रोटॉन कम था, उसे पकड़ करके अंदर लेते आए। तो बताइए ना, ये एक्टिव नहीं हुआ, एक्टिव नहीं हुआ, प्रोटॉन को पकड़ा, बाहर से अंदर लेते आया। सर कम से ज्यादा लेते आया, इसलिए इसका नाम पड़ा, इस कैरियर प्रोटीन का नाम पड़ा प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप, पंप है तो क्या लिखना है बेटा, एटीपी, यानी पहले एटीपी को तोड़ेगा, एटीपी को तोड़िए, एनर्जी जनरेट होगा, इसी एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन को आपको कम से ज्यादा की तरफ लाना है। यही बेटा प्रोटॉन पंप की कहानी। बच्चा पढ़ तो लेता है लेकिन समझता नहीं। मैं सेल वाले चैप्टर में बच्चा एक चीज दिखा रहा हूं, हाँ देखिएगा, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है तो वहां पर देखिएगा बच्चा, वैक्यूल के बारे में ये मिलेगा। देखो पेज नंबर मैं बता रहा हूं 134, पेज नंबर बच्चा 134, वहां पास एक सेल ऑर्गेनल का नाम है बच्चा वैक्यूल। वैक्यूल, सेल के अंदर में एक सेल ऑर्गेनल है जिसका नाम है वैक्यूल। ये देखिए, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बच्चा सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल वैक्यूल। वैक्यूल को कहते हैं डस्टबिन, वैक्यूल को कहा जाता है डस्टबिन ऑफ द सेल। यानी यहां पास जितने भी वेस्ट मटेरियल है, हाँ, सेल का जो भी कूड़ा कबाड़ा है सब डाल दीजिए। सेल के अंदर एक्सेस अगर एमाइनो एसिड है यहां रख दीजिए, सेल के अंदर एक्सेस शुगर है यहां रख दीजिए, सेल के अंदर एक्सेस केटायन एनायंस है यहां रख दीजिए। और इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं बच्चा टोनोप्लास्ट। ये स्पेशल मेम्ब्रेन है जिसका नाम है टोनोप्लास्ट। और एनसीईआरटी का वर्ड है कि ये तो कूड़ा कचरा रखता है, वेस्ट मटेरियल को रखता है। मान लीजिए बाहर में शुगर का अमाउंट कम है, अंदर में ज्यादा है, क्योंकि ये ढेर सारे शुगर है। फिर भी ये चाहता है शुगर को अंदर रखे, फिर भी ये चाहता है शुगर को अंदर रखे। तो बताइए, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये काम करेगा, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये काम करेगा। अगेंस्ट काम कर रहा है तो पहले आपको भैया फ्री में तो काम होगा नहीं, एटीपी को तोड़िए। तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन काम कर रहा है तो आपको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, और फिर लो से कम से ज्यादा की तरफ भेजना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। ये आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 134 पे गिवन है, पेज नंबर 134 पे ये चीज गिवन है, पढ़ रहा हूं मैं। देखो लिखा, इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्योंकि अंदर में ऑलरेडी कूड़ा कबाड़ा सब कुछ भरा पड़ा है, फिर भी वो चाहता है बाहर से चीजों को अंदर बुलाए। मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल
Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. वो साइटोप्लाज्म में चीजों को पकड़ के अंदर कर लेता है, तो धीरे धीरे अंदर बढ़ जाएगा, धीरे धीरे अंदर बढ़ जाएगा, अंदर बढ़ गया, अंदर बढ़ गया, अंदर बढ़ गया, प्रोटॉन बढ़ गए, तो ये फिर से प्रोटॉन को लेने की कोशिश करेगा, बाहर में कम, अंदर में ज्यादा, तो बोलेगा भैया फ्री में काम होगा नहीं ना, पंप की जरूरत पड़ेगी, उसी पंप से आप लेंगे। चलो, तो मेरे में से ये आप सभी को क्लियर हो गए। तो चलो बताओ फटाफट, किसको किसको क्लियर हो गया ये पार्ट, किसे किसे ये क्लियर हो गया? तो अब कभी कंफ्यूज नहीं होना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, अब इसमें छोटे छोटे पॉइंट जो आते हैं आप सभी को आता है, जहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है इस चैप्टर में। बच्चा, एक वर्ड आता है गटेशन, ठीक है? एक वर्ड आता है बच्चा एक्सुडेशन, एक्सुडेशन, और एक वर्ड आता है बच्चा ट्रांसपीरेशन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्ड्स बहुत ही आसान है और यही क्वेश्चन आता है और बच्चा गड़बड़ करने के चांसेस हो जाते हैं, बहुत ही आसान है। डिफिनीशन ध्यान से सुनिएगा, डिफिनीशन ध्यान से सुनिएगा। बोले क्या होता है सर ट्रांसपीरेशन में? सभी को याद है बेटा, पानी का लॉस होना, लेकिन इन टर्म ऑफ गैस, वाटर का वेपर के फॉर्म में लॉस होना ट्रांसपीरेशन ना, गैसेस स्टेज में वेपर के फॉर्म में रिलीज होना पानी का ट्रांसपीरेशन, ठीक है? एक्सुडेशन बेटा लिक्विड अवस्था में, लिक्विड स्टेज में पानी का निकलना प्लांट से, पानी लिक्विड स्टेज में निकलेगा, एक्सुडेशन। गटेशन, ये भी पानी यानी लिक्विड स्टेज में ही निकलेगा, ये भी है बेटा पानी लिक्विड स्टेज में ही निकलना, गटेशन। तो बोलेंगे सर फिर गटेशन और एक्सुडेशन में डिफरेंस क्या हुआ? हाँ ये पूछो, तो बहुत ही आसान, बहुत ही आसान ये है कि देखिए ये आपका रूट था, ये आपका स्टेम था, और ये बच्चा आपका लीफ था। बोले ठीक, यहां भी बना देते सेम, ये रूट था, ये बच्चा आपका स्टेम था, और ये बच्चा लीफ था। आपको बहुत अच्छे से कहानी बताई, बहुत अच्छे से कहानी बताई थी रूट प्रेशर की, याद करिए बेटा, रूट प्रेशर की कहानी बहुत अच्छे से बताई गई। मैंने ये बोला था कि सबसे पहले मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा मिट्टी से, मिट्टी से मिनरल्स अंदर आएगा, उसके लिए एटीपी खर्च कीजिएगा। मिनरल्स को एब्जॉर्ब के लिए अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आप समझ में आ रहा है? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मिट्टी में कम था, तुम्हारे अंदर ज्यादा था, फिर भी तुमने खींच लिया, एटीपी खर्च यानी एक्टिव। मिनरल्स के आने से अंदर में बेटा उसे फॉलो करते हुए वाटर भी आएगा, अगर मिनरल्स ज्यादा तो वाटर भी ज्यादा, वाटर भी ज्यादा। तो जो रूट के जाइलम में खूब पानी आने से, रूट के जाइलम में पानी एक्युमुलेट होगा, तो एक प्रेशर जनरेट करेगा, इसी प्रेशर से पानी ऊपर मूव करेगा, इसी प्रेशर से पानी मूव करेगा, इसी प्रेशर से पानी मूव करेगा, यहां भी सेम, इसी प्रेशर से पानी मूव किया, ठीक है? और मान लीजिए बच्चा, मान लीजिए बच्चा अभी ट्रांसपीरेशन कम हो रहा है, रात का टाइम, सोचिए रात का टाइम है, और वो भी बच्चा ठंड के टाइम, ठंडा का टाइम है, जब बेटा खूब पानी से भरा हुआ एटमॉस्फेयर होता है, ठंड का टाइम, विंटर का टाइम, और बेटा रात, हाँ जब ट्रांसपीरेशन का रेट बेटा बहुत कम होगा ना, तो क्या होगा, ट्रांसपीरेशन में पानी जो निकलता है वो नेग्लिजिबल, लेकिन पानी खूब एब्जॉर्ब हो रहा है, पानी बेटा खूब एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा और पानी निकल बहुत कम रहा है, पानी खूब आया, ऊपर से ट्रांसपीरेशन हो नहीं रहा है, तो ये बच्चा नीचे से पानी को ढकेल रहा है, पानी को ढकेलते हुए बच्चा ऊपर पहुंचा दिया, पानी को ढकेलते हुए ऊपर लीफ तक पहुंच गया, लीफ से तो पानी निकल ही नहीं रहा, ट्रांसपीरेशन तो हो ही नहीं रहा, तो क्या होता है,
एक्सेस पानी हो गया बेटा, पानी एब्जॉर्ब ज्यादा हो रहा है और पानी लीफ से बहुत कम निकल रहा है क्योंकि रात का टाइम, वो भी ह्यूमिड कंडीशन है, विंटर का टाइम ना। तो क्या होगा, एक्सेस जो पानी है वो लीफ से बच्चा ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकल जाएंगे, लिक्विड के फॉर्म में निकल जाएंगे, गटेशन कहलाएगा। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द लीफ। बच्चा मार्जिन यानी जो लीफ है ना, लीफ के मार्जिन से जो पानी निकल जाएगा गटेशन कहलाएगा। सर कहां से निकला सर? स्टोमाटा से। अरे स्टोमाटा तो बंद है भाई ना। लीफ के मार्जिन पे कुछ पोर्स होते हैं जिसका नाम होता है हाइडाथोड्स। लीफ के मार्जिन पे कुछ पोर होते हैं जिसका नाम होता है हाइडाथोड्स। पानी उसी से निकल गया, पानी उसी से निकल गया। बोले ठीक है सर कब होगा? तो कहानी बेटा बहुत सिंपल, रात में ही होगा या अर्ली मॉर्निंग, जब ट्रांसपिरेशन 0 चल रहा है और खूब पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, खूब पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, रूट में खूब पानी आ रहा है, तो प्रेशर क्रिएट कर दिया, तो रूट प्रेशर के चलते ही पानी ऊपर पहुंचेगा ना, और पानी बेटा ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकल जाएगा। लेकिन ये पानी बच्चा, ये प्योर लिक्विड जो है, जो लिक्विड निकला, ये प्योर केवल बेटा वाटर नहीं है, इसमें वाटर के साथ साथ कुछ शुगर भी हो सकते हैं और कुछ बेटा मिनरल्स भी हो सकते हैं, यानी इम्प्योर वाटर है, इम्प्योर वाटर है। सर कैसे? कभी देखो जाकर के, आपको गटेशन तो सुबह के टाइम में ठंड में दिख जाएगा, आजकल दिख भी जाए। लीफ के टिप पे बेटा बूंद बूंद जमा हो गए ना, तो क्या होगा, थोड़ा सा 10-11 बजे बजने दीजिए, जब धूप आएगा तो उस लीफ पे देखिएगा बच्चा कुछ कुछ व्हाइट कलर के स्क्रैचेस बन जाएंगे, स्पॉट्स बन जाएगा। पानी अब खत्म हो गया, पानी अब उड़ गया, लेकिन वहां पर व्हाइट व्हाइट बेटा इस तरह के बन जाएंगे, यानी उसमें कुछ शुगर थे, कुछ मिनरल्स थे, वो बेटा वहां पर रह गए। इससे पता चलता है कि जो पानी निकला है वो प्योर स्टेट में नहीं, उसमें कुछ शुगर भी है, कुछ बेटा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है। जबकि ट्रांसपिरेशन में 100% बेटा 100% प्योर वाटर निकलता है, कोई उससे कोई बेटा शुगर नहीं निकलेगा, कोई उससे मिनरल्स नहीं निकलेंगे, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नहीं निकलेगा। तो ये गटेशन और ट्रांसपिरेशन में डिफरेंस समझना है। रूट प्रेशर सभी प्लांट में नहीं लगता, हायर प्लांट में तो नेग्लिजिबल है, हायर प्लांट में बेटा तो नेग्लिजिबल है, उसका कोई औकात ही नहीं है, तो हायर प्लांट में तो ऐसे ही छोड़ दिया, रूट प्रेशर का कोई औकात ही नहीं। जो छोटे प्लांट है, जो बेटा छोटे हर्बेशियस प्लांट ना, जिसे हम कहते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली में मेनली देखा जाता है, पंपकिन वाले में, उनके अंदर में ड्यू टू रूट प्रेशर ये कहानी होती है। वो छोटे प्लांट है तो उनके अंदर रूट प्रेशर लगता है, छोटे प्लांट में लगता है, और उस रूट प्रेशर के चलते थोड़ा पानी लिक्विड फॉल्स में आ जाता है। ये सभी हायर प्लांट में तो दिखेगा नहीं, हायर प्लांट में बेटा गटेशन तो भूल ही जाओ। तो जहां केवल बेटा रूट प्रेशर लगता है वहीं पास आपको गटेशन इवेंट दिखेगा। हाँ, तो हर प्लांट में रूट प्रेशर लगता नहीं, हर प्लांट में गटेशन नहीं होता, हर सीजन में रूट प्रेशर काम नहीं करता तो हर सीजन में भी गटेशन नहीं होगा। तो ये स्पेशल सीजन में और कुछ प्लांट में केवल दिखा जाएगा। और बेटा जब ट्रांसपिरेशन का रेट नेग्लिजिबल हो, यानी ठंड का टाइम, सुबह ठंड का टाइम बहुत ट्रांसपिरेशन का रेट कम, तो ये पानी को रिलीज कर दे। सर एक्सुडेशन क्या है? चलिए एक्सुडेशन हमने आपको बताया, एक्सुडेशन में क्या होगा बेटा, सेम कहानी, पानी एब्जॉर्ब हुआ, पानी धक्का लगाया, ऊपर पहुंचा। अब क्या कीजिए, इसे काट दीजिए, इसे आप काट दीजिए, बताया था ना, आप स्टेम को काट दीजिए, स्टेम कट हो गया। तो अगर पानी लिक्विड में बचा, लिक्विड स्टेज में पानी निकले फ्रॉम द इंजोर्ड पार्ट, याद रखिएगा बेटा, इंजोर्ड पार्ट से निकला पानी एक्सुडेशन। और इंटैक्ट प्लांट अनइंजोर्ड लीफ से निकला, कोई इंजुरी की क्या? नहीं सर कोई इंजुरी नहीं की, लेकिन एक्सुडेशन में क्या किया था आपने, ब्लेड से काट दिया था स्टेम को, स्टेम कट हो गया, पानी बेटा वहां से निकलना स्टार्ट हो गया, इस लिक्विड को बच्चा एक्सुडेशन कहेंगे। अब प्रोसेस का नाम एक्सुडेशन, इस लिक्विड का नाम बच्चा एक्सुडेट।
तो बोलिए ना, इसमें प्योर होगा या इम्प्योर होगा? बोले सर ऐसे ही क्लियर है, पानी ऊपर चढ़ेगा सर, वाटर तो होगा ही होगा, और उसमें कुछ मिनरल मिनरल तो होंगे ही होंगे, मिनरल मिनरल कुछ होगा ही होगा। तो ये भी बेटा प्योर वाटर नहीं होता है, ये भी बेटा प्योर वाटर नहीं होंगे। क्लियर है? तो एक्सुडेशन वापस से सीखिए, इंजोर्ड पार्ट से पानी का निकलना, जहां से प्लांट को काट दिया वहां से पानी का निकलना एक्सुडेशन। और अनइंजोर्ड पार्ट, तुमने बेटा कोई काट छाट नहीं किया है, अपने आप अनइंजोर्ड पार्ट से पानी का निकलना, इट इज कॉल्ड द गटेशन। गटेशन कहां से होगा? तो कुछ एनसीईआरटी का वर्ड बेटा, मार्जिन ऑफ द लीफ, मैं बोलता हूं इस लीफ के मार्जिन पे कुछ स्पेशल बेटा पोर है जिसे हम हाइडाथोड्स कहते हैं, हाइडाथोड्स कहते हैं। और ये बेटा दिन और रात दोनों में खुला रहता है, कोई बंद होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रूट प्रेशर अगर ज्यादा हो गया रात में, एब्जॉर्प्शन खूब हो गया, खूब रूट प्रेशर हो गया, तो पानी बेटा बाहर निकल जाएगा। तो कोई दिन रात का कॉन्सेप्ट मत जोड़िएगा। जबकि ट्रांसपिरेशन किससे हो रहा है? स्टोमेटा से हो रहा है, और स्टोमेटा दिन में बंद या खुला कॉन्सेप्ट लगेगा, दिन में खुला रहेगा, रात में बंद रहेगा। हाँ, तो ट्रांसपिरेशन और गटेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रांसपिरेशन में गैस के फॉर्म में पानी का निकलना, वेपर के फॉर्म में, और गटेशन में लिक्विड फॉर्म में निकलना। ट्रांसपिरेशन में 100% प्योर वाटर, गटेशन में इम्प्योर वाटर। ट्रांसपिरेशन मेनली स्टोमेटा से, गटेशन मेनली हाइडाथोड से, मेनली क्या हाइडाथोड से ही होगा। और ट्रांसपिरेशन जो होगा वो बेटा दिन में मेनली होता है, दिन में होता है, रात में थोड़ी होता है। और गटेशन मेनली बेटा लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग में ना, केवल कुछ प्लांट। और ट्रांसपिरेशन तो दुनिया के सब प्लांट में लगेगा, सब प्लांट में लगेगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे को मैं देखता हूं एक्सुडेशन से कंफ्यूज हो जाता है। एक्सुडेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम इंजोर्ड पार्ट, कटे हुए पार्ट से। गटेशन, अनइंजोर्ड पार्ट। केमिकल का नाम एक्सुडेट। तो बोले सर कहां से निकला? अरे जहां से काटा वहीं से निकल गया है, तो मैं क्या नाम दूं भाई? कोई मैं उसे स्टोमाटा थोड़ी नाम दे दूंगा, उसे हाइडाथोड थोड़ी ना नाम दूंगा, जहां से तुमने काटा वहां से निकल गए। ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया 2 साल पहले। 2 साल पहले एक नीट में बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा और बच्चे लोग कंफ्यूज हो गया, लेकिन एक्चुअली में उसका आंसर बेटा एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखा है। अगर आप एनसीईआरटी कभी ध्यान से पढ़े होंगे, ऐसे वर्ड बच्चा पढ़ता है लेकिन छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि चलो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन पेज नंबर 190 पे एक स्टेटमेंट है और नीट के क्वेश्चन में आ गया, और बहुत बच्चा कंफ्यूज होकर के छोड़ दिया, मैक्सिमम बच्चे छोड़ दिए। ध्यान से बोले क्यों? उसका सिंपल सा मैं बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। लोगों को लगता है बच्चा कि जाइलम से पानी और मिनरल्स जाता है। तुम्हें भी क्या लगता है? जाइलम से क्या जाएगा? सर वाटर जाएगा और बेटा मिनरल्स जाएंगे ना, यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। बच्चा देख लीजिए, इनऑर्गेनिक ना, मिनरल्स कैसे इनऑर्गेनिक है। आपको यही सिखाया भी जाता है कि जाइलम से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जाता है और फ्लोएम से ऑर्गेनिक सब्सटेंस जाता है। फ्लोएम से बेटा केवल शुगर नहीं जानते, याद रखिएगा, केवल शुगर नहीं जाते, एमाइनो एसिड भी जाता है ना। जो फ्लोएम से बच्चा, जो फ्लोएम से ना, इसके अलावा हार्मोन्स भी जाते हैं, हार्मोन्स भी जाता है। ठीक है। लेकिन हम लोग मेनली मानते हैं कि जो फ्लोएम से होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जाता है। ठीक है। और जाइलम से इनऑर्गेनिक जाता है। ये बच्चे के दिमाग में बैठा हुआ है, बच्चे के दिमाग में बैठा हुआ है। ठीक है। लेकिन ऐसा बेटा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है ये। यही क्वेश्चन पूछ दिया, बच्चे को कंफ्यूजन हो गया। कहता है बच्चा कि जो जाइलम का पाइप है ना, ये मान लीजिए ये जाइलम का पाइप है रेड वाला, और ये फ्लोएम का पाइप है। जाइलम और फ्लोएम बेटा साथ में रहते हैं, जैसे आर्टरी और वेन कैसे होता है, आर्टरी और वेन ना, जैसे यहाँ ठीक है, आर्टरी वेन जो भी तुम पढ़ते हो जूलॉजी में। जो प्लांट के अंदर में जो जाइलम और फ्लोएम का कॉन्सेप्ट है, जाइलम और फ्लोएम का कॉन्सेप्ट है ना, तो जाइलम और फ्लोएम बेटा साथ साथ रहते हैं। तो जाइलम का कुछ सब्सटेंस फ्लोएम में आसानी से ट्रेवल कर जाता है और फ्लोएम से बेटा जाइलम में आ जाता है। जाइलम का पार्ट
फ्लोएम में, फ्लोएम का पार्ट जाइलम में। तो अब बताइए, एनसीईआरटी का वर्ड है बेटा, दे एक्सचेंज, वो आपस में एक्सचेंज करना पसंद करते। ये पुराना कॉन्सेप्ट था कि पानी जाइलम से मिनरल्स और इनऑर्गेनिक जाएगा और फ्लोएम से ऑर्गेनिक जाएगा, ये पुराना कॉन्सेप्ट था। अब दोनों एक्सचेंज कर रहा है, दोनों बेटा एक्सचेंज कर लिए, तो ये कहना थोड़ा सा ये हो जाता है कि केवल जाइलम से इनऑर्गेनिक जा रहा है, नहीं, उसे ऑर्गेनिक पार्ट भी जाता है और फ्लोएम से बेटा इनऑर्गेनिक पार्ट भी जाता है, क्योंकि दोनों के बीच एक्सचेंज होता है। लेकिन मेनली ऑर्गेनिक जाएगा, अभी भी मैं मान रहा हूं मेनली ऑर्गेनिक जाएगा, लेकिन इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे। और इसी तरह से जाइलम में मेनली बेटा इनऑर्गेनिक होता है, लेकिन ऑर्गेनिक भी पाए जाते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल लाइन एनसीईआरटी का बता रहा हूं, बहुत अच्छा लाइन बता रहा हूं बच्चा। वो इतना अच्छा लाइन है कि बच्चा पढ़ता है लेकिन समझता नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें पढ़ाया था। वो लाइन ये था कि जो लेग्यूम प्लांट होते हैं, लेग्यूम प्लांट बेटा नोड्यूल्स बनाते हैं, ये बेटा नोड्यूल्स बनाते हैं। ये एनसीईआरटी का लाइन है बच्चा, लेकिन बहुत बच्चा इसे कंफ्यूज करता है। ये बेटा नोड्यूल्स है, नोड्यूल्स के अंदर में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नोड्यूल के अंदर में N2 से अमोनिया बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये अमोनिया टॉक्सिक होने के चलते, ये अमोनिया टॉक्सिक होने के चलते इस अमोनिया को बच्चा हम लोग एमाइनो एसिड में और एमाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। हम लोग इसे एमाइड और एमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ध्यान से फिर से मैं बोल रहा हूं, लेग्यूमिनस प्लांट में नोड्यूल्स है, नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और अमोनिया बनता है। अमोनिया तो टॉक्सिक है, इसलिए एनसीईआरटी में बच्चा एक टॉपिक भी था, फेट ऑफ अमोनिया। अमोनिया क्या करेगा, ये तो टॉक्सिक है, तो हम लोग उस टॉक्सिक चीज को फटाफट यूज करेंगे और एमाइनो एसिड बनाएंगे, एमाइड बना देंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये एमाइनो एसिड और एमाइड बच्चा नोड्यूल्स में बन चुके हैं, बन चुके हैं, बन चुके हैं। ये बेटा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, एमाइनो एसिड एमाइड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। रूल के अकॉर्डिंग फ्लोएम से जाना चाहिए था, लेकिन बच्चा ये जाता है जाइलम से। याद रखिए बच्चा, ये एनसीईआरटी का वर्ड है। ये बच्चा ऑर्गेनिक होने के बावजूद भी लीफ तक जो जाते हैं फ्लोएम के थ्रू, तो जाइलम के थ्रू, ये पाइप क्या नाम है बच्चा, जाइलम। तो ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो बच्चा जाइलम को से चलना पसंद करता है, फ्लोएम से नहीं जाता। जबकि हमें क्या लगता है, अरे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, फ्लोएम से चलना नहीं। तो जाइलम के अंदर में मेनली बच्चा एमाइनो एसिड है, एमाइड है। किसको पकड़ के ले जा रहा है ये एमाइनो एसिड, क्या पकड़ के ले रहा है सर, ये नाइट्रोजन था ना, वही नाइट्रोजन को तो ले जा रहा है। तो जो नाइट्रोजन है बच्चा, जो नाइट्रोजन है वो मोस्टली, एनसीईआरटी का वर्ड आप ध्यान से सुनिए, जो नाइट्रोजन है वो मेनली ऑर्गेनिक फॉर्म में चलता है जाइलम के थ्रू। जब जाइलम को काट करके देखा गया तो यहां जो भी नाइट्रोजन है वो ऑर्गेनिक फॉर्म वाले, इनऑर्गेनिक नहीं है, NO3 माइनस NH4 प्लस नहीं जा रहा है। जो जाइलम के अंदर में जो नाइट्रोजन है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, जबकि वो जाइलम है ना। इसलिए एनसीईआरटी का वर्ड में पढ़ रहा हूं, मच ऑफ द नाइट्रोजन। देखो ये एनसीईआरटी मैंने कहां से पॉइंट उठाया है, 2 चैप्टर से लिया और कनेक्ट किया दोनों। पेज नंबर 190 से मैंने लिया, पेज नंबर 190 से मैंने लिया ये वर्ड, ध्यान से सुनना। नीट का क्वेश्चन था, बच्चे ने गलत किया। देखो, एन एनालिसिस ऑफ जाइलम एक्सूडेट, हमने बेटा काट दिया, स्टेम को काटा, अब बाहर से जाइलम से सारे सब्सटेंस निकलना स्टार्ट हो गए, तो वो हो गया जाइलम एक्सूडेट। एन एनालिसिस ऑफ जाइलम एक्सूडेट shows that though some of the nitrogen travel as inorganic ion, जब जाइलम को काट करके देखा गया तो उसमें कुछ नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक फॉर्म में पाए गए, यानी NH4 प्लस, NO3 माइनस, NO2 माइनस, इस फॉर्म में पाए गए ना। मच ऑफ इट कैरीड, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में इन द ऑर्गेनिक फॉर्म, मच ऑफ द,
जो नाइट्रोजन है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में पाया जा रहा है, जबकि जाइलम से ट्रैवल कर रहा है किसमें, एमाइनो एसिड एंड रिलेटेड कंपाउंड, यानी एमाइड की बात कर रहे हैं ना। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर आर कैरीड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह से हमें लगता है कि जाइलम से फास्फोरस जा रहा होगा इनऑर्गेनिक फॉर्म में, फॉस्फेट आयन के फॉर्म में, लेकिन पता चला अरे ये तो ऑर्गेनिक फॉर्म में जा रहा है भाई। इसलिए ये कहना गलत हो गया कि जाइलम से केवल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जाता है। देखिए जो नाइट्रोजन है वो तो बहुत कम इनऑर्गेनिक में जा रहा है, मोस्टली ऑर्गेनिक फॉर्म में जा रहा है। तो ये याद रखना है, ये बच्चा कंफ्यूज होता है, ठीक है। इसलिए ये पुराना कॉन्सेप्ट था कि जाइलम इनऑर्गेनिक, फ्लोएम ऑर्गेनिक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और दोनों में एक्सचेंज भी चलता है, एक्सचेंज भी चलता है। तो इसलिए जाइलम में इनऑर्गेनिक के साथ साथ ऑर्गेनिक भी चलते हैं। जैसे नाइट्रोजन का ही एग्जांपल ले लीजिए, नाइट्रोजन बेटा बहुत कम इनऑर्गेनिक में चलता है, मैक्सिमम ऑर्गेनिक फॉर्म में ही चलता है। और ये लाइन बच्चा मैंने लिया है, आपको समझा दूं क्योंकि आप पढ़ते हो, लेकिन थोड़ा सा पेज नंबर 204 से मैंने लिया था, जो मैंने स्टार्टिंग वाला लाइन लिया था बच्चा आपके एनसीईआरटी के 204 पेज नंबर से, नोड्यूल वाला। थोड़ा सोचो, मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने क्या बोला, ये प्लांट है और प्लांट ने बेटा रूट के अंदर नोड्यूल्स बनाए, नोड्यूल में नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है सर, अमोनिया का बनना, और अमोनिया तो टॉक्सिक है। तो क्या करोगे सर, नोड्यूल में क्या करेंगे सर, अमोनिया तो टॉक्सिक हो गया, टेंशन मत लो, इस अमोनिया को हम कन्वर्ट करेंगे एमाइनो एसिड में या एमाइड बना देंगे। लीफ को जरूरत है, इस नाइट्रोजन की जरूरत है बेटा लीफ को, अब फ्लोएम नहीं ले जाएगा। वो किससे बेटा, किस पे बैठ जाएंगे, जाइलम पे, जाइलम इसको लेकर के लीफ तक जाएगा। तो जो जाइलम है उसके अंदर में जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में मिला सर, ऑर्गेनिक फॉर्म में मिल रहा है ना। इसलिए जाइलम बहुत कम नाइट्रोजन को NO2 NO3 में नहीं ले जाता ज्यादा, वो मेनली एमाइनो एसिड में ही ले जाना पसंद करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके एनसीईआरटी में लास्ट लाइन लिखा है, देखो। दे आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी नोड्यूल से अदर पार्ट में जा रहे वाया जाइलम। तो देखो बेटा अपने आप में कंट्रोवर्सी नहीं हुआ सर, ये तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, लेकिन सर जाइलम से कैसे जा रहा है, यही तो बोल रहे हैं भाई कि ये पुराना कॉन्सेप्ट था कि जाइलम इनऑर्गेनिक जाएगा, जाइलम बेटा ऑर्गेनिक ले जा रहा है, एमाइनो एसिड और एमाइड को ले जा रहा है। तो ये गड़बड़ नहीं कीजिएगा, एनसीईआरटी का लाइन था। चलो तो हमारा आज का भी टाइम बच्चा चला गया।